Hello everyone, welcome to the sixth lecture on superposition of waves. In last lecture, that is in fifth lecture, we have studied the formation of stationary wave. वो कैसी बनती है, उसकी important conditions क्या है formation के. Then we have seen equation of stationary wave. उसमें हमने nodes, antinodes को समझा था, उनके consecutive जो nodes and antinodes होते हैं उनके बीच के distance को भी calculate किया था. We have seen some of the properties of stationary wave as well. In this particular lecture, we will be discussing some most important PYQs for last few years, in which stationary wave के टॉपिक्स पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे हम डील करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या आया था वो देख लेते हैं. सो इक्वेशन वाज y इज इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. r क्या था? सो r वाज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ए कॉस ऑफ kx, और cos kx को ही हम लिख सकते थे cos ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स. ये सारी चीजें हम जानते हैं. ठीक है, तो ये इक्वेशन था स्टेशनरी वेव का. हमने देखा था कि दो आइडेंटिकल वेव्स होनी चाहिए एंड दे शुड ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, और बाउंड्री कंडीशन जो है वो प्रेजेंट चाहिए किसी भी वेव में, तब जाके स्टेशनरी वेव बनती है. एनर्जी ट्रैवल नहीं करती है, सिर्फ डिस्टर्बेंस जो है वो लोकलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. क्या दिया है भैया क्वेश्चन? स्टेशनरी वेव कैन बी प्रोपागेटेड इन. अब देखिए, स्टेशनरी वेव लॉन्जिट्यूडिनल वेव से भी बन सकती है और ट्रांसवर्स वेव से भी. ट्रांसवर्स वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करते हैं और सरफेस ऑफ लिक्विड, बट इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव दे कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द मीडियम्स, एंड दैट्स व्हाई स्टेशनरी वेव कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मीडिया एज वेल. तो जो ऑप्शन डी है वो आउटराइटली करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इन अ स्टेशनरी वेव ऑल पार्टिकल्स. सो स्टेशनरी वेव के जो ऑल पार्टिकल्स है उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है एक्सेप्ट एट नोड्स वाइब्रेट इन एसएचएम ऑफ सेम पीरियड बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड. यस, नोड को छोड़ के बाकी सभी पार्टिकल्स क्या करते हैं? एसएचएम परफॉर्म करते हैं. उनका पीरियड सेम होता है बट एम्पलीट्यूड सेम नहीं होते. तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है, ए ऑप्शन, इट इज एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन. बट बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं. सो एक्सेप्ट एट नोड्स वाइब्रेट्स इन एसएचएम ऑफ सेम पीरियड एंड सेम एम्पलीट्यूड. नहीं, एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता. हर पार्टिकल का अपना अपना एम्पलीट्यूड होता है. सिर्फ एंटी नोड वाले पार्टिकल का ही एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है. देन ऑप्शन सी वाइब्रेट्स इन एसएचएम ऑफ डिफरेंट पीरियड्स एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड. नहीं, सेम पीरियड होते हैं. वाइब्रेट इन एसएचएम ऑफ सेम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड. नहीं, सेम पीरियड नहीं, पीरियड सेम होता है बट एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता है. तो हमारा जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर क्या दिया है? A standing wave with number of loops is produced on a string fixed at both ends. Which of the following statement is correct? तो इस तरीके से मैं किसी स्ट्रिंग को फिक्स कर देता हूं इन बिटवीन टू सपोर्ट, और देखते हैं कि कौन से उन्होंने स्टेटमेंट को नीचे करेक्ट बोला है. फर्स्ट स्टेटमेंट, द पार्टिकल्स एट अल्टरनेट एंटीनोड वाइब्रेट इन फेज. यस, ये तो करेक्ट ही है, क्योंकि जो अल्टरनेट एंटीनोड होते हैं उनके पार्टिकल इन फेज वाइब्रेट करते हैं, और जो एडजेसेंट एंटीनोड होते हैं उनके पार्टिकल आउट ऑफ फेज वाइब्रेट करते हैं. तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फिर भी बी क्या है? बी सेज द पार्टिकल्स एट ऑल एंटीनोड्स वाइब्रेट इन फेज. ऑल एंटीनोड वाइब्रेट इन फेज नहीं. सम एंटीनोड्स दे आर at positive displacement side, some antinodes they are in negative displacement side. तो obviously adjacent antinode जो होते हैं उनकी जो vibrations होते हैं पार्टिकल के, they are out of phase. तो सभी एंटीनोड के तो इन फेज नहीं होते. तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग. सी ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट इन फेज. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. डी क्या है? पार्टिकल्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटीनोड वाइब्रेट इन फेज. नहीं, टू कंसेक्यूटिव नोड्स जो है उसमें इन फेज वाइब्रेशन होता है, कंसेक्यूटिव एंटीनोड में नहीं होता है, वहां पे आउट ऑफ फेज होता है. सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट वाज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, टू प्रोग्रेसिव वेव y1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल t अपॉन 0.4 माइनस ऑफ x अपॉन 4 एंड y2 इज इक्वल टू साइन 2 पाई t अपॉन 0.4 प्लस x अपॉन 4 सुपरपोज टू फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव. तो स्टेशनरी वेव बनी है ऐसा वो बोल रहे हैं. वेयर x एंड y दे आर इन SI सिस्टम. तो x की वैल्यू मीटर में होगी, y की भी वैल्यू मीटर में ही है. SI सिस्टम में बोला है. आपको पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0.5 मीटर. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है. सबसे पहली बात, SI सिस्टम में जब इन्होंने बोला है तो देकर रखा है x और y की वैल्यू. लेकिन अगर कभी कभी ऐसे हो गया, मान लीजिए इक्वेशन ऑफ वेव ऐसे दिया है y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ लेट्स से ओमेगा टी माइनस k ऑफ x. ठीक है,
वो बोल देंगे y इज इन सेंटीमीटर। अगर y सेंटीमीटर में बोला है तो ध्यान रखना एम्पलीट्यूड भी किस में होगा, सेंटीमीटर में। अगर y मीटर में दिया होगा तो एम्पलीट्यूड भी मीटर में। अब बात आती है ये जो kx वाला फैक्टर है ना, वहां पे ध्यान से समझना, kx को हम लिख सकते हैं 2π/λ इंटू एक्स। अगर x मीटर में है, अगर x मीटर में है तो लैम्बडा भी किस में रहेगा, मीटर में। अगर x सेंटीमीटर में है तो लैम्बडा भी सेंटीमीटर में। इतना आपको याद रखना है। कभी कभी ये होगा कि इक्वेशन में y जो है वो सेंटीमीटर में दिया जाएगा और x दिया जाएगा मीटर में। ऐसे हुआ तो फिर लैम्बडा भी मीटर में लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना मुझे बताना था, इसलिए हमने इस चीज को डिस्कस किया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी। So, as per question, we have to find amplitude of particle when x is equal to 0.5 मीटर। अब एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव, तो उसका फॉर्मूला पता है हमें, r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a cos ऑफ 2π/λ इंटू एक्स। ठीक है, अब k की वैल्यू होती है 2π/λ। यहाँ पे k की वैल्यू है कि 2π/λ। यस, इस 2π को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ओमेगा हो जाएगा 2π/0.4, और जो k की वैल्यू है दैट वुड बी 2π/λ की जगह क्या लेना पड़ेगा, 4। तो फ्रॉम अबव इक्वेशन यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि r इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ 2π/λ की जगह हम लेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय x क्या बोला है 0.5, तो डायरेक्टली x की वैल्यू को मैं 0.5 दैट इज 1/2 लिख रहा हूँ। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ a cos ऑफ π/4। cos of π/4 मतलब cos of 45 that is 1/√2. So I can simply write this as twice of a into 1/√2. Now what is a? A is the amplitude, इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर अगर आप इक्वेशन देखो तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू कुछ देकर नहीं रखी है, इसका मतलब वो होगा 1। सो a की वैल्यू को कितना कंसिडर करना पड़ेगा, 1 कंसिडर करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली इस 2 को देखिए मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय √2, तो √2 कैंसल, तो r जो है वो कितना आ गया भैया, √2 मीटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, देखिए जो हमारा सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स होता है उसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने का एक तरीका होता है। वी नो भैया r इज इक्वल टू √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 इंटू कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2। ठीक है, ऐसा हम लिखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a1 a2 के बजाय आइडेंटिकल वेव्स होने के कारण हम सिर्फ a कंसिडर करेंगे जिसकी वैल्यू उन्होंने 1 देकर रखी है। और रही बात φ1 माइनस φ2 की, तो वो चेक करना पड़ेगा φ1 माइनस φ2 कितना है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन आप ध्यान से देखो तो उन्होंने लिखा था साइन ऑफ 2π t/0.4, यस 0.4 माइनस x/4। तो यहाँ पे अगर इस 2π को मैं अंदर लेके जाऊं तो वो हो जाएगा y1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2π/0.4, यहाँ पे न्यूमरेटर में t से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस ऑफ 2π/4 इंटू एक्स की वैल्यू लेना है 1/2। तो यहाँ पर आप देखिए 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा है π/4, कितना बचा है π/4। सो जो φ1 है वो φ1 निकल कर आया है π/4। ओमेगा टी माइनस φ1 लिखते हैं ना, ओमेगा टी प्लस φ1 या ओमेगा टी माइनस φ1। तो पहले केस में जो φ है वो आया है माइनस ऑफ π/4। समझ में आ रही है क्या बात। देखो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ 2π इंटू टी डिवाइडेड बाई 0.4 माइनस π/4, इसलिए मैं लिख रहा हूँ φ1 इज माइनस टाइम्स ऑफ π/4। ठीक, चलो y2 को भी वैसे लिखते हैं तो वो भी आ जाएगा साइन ऑफ 2π/0.4, ऐसे ही t ऊपर, बस माइनस की जगह यहाँ पे होगा प्लस 2π डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स की वैल्यू इज 1/2। सो 2 कैंसल, यहाँ पे जो φ2 है वो φ2 कितना निकल कर आया है, दैट φ2 बिकम्स इक्वल टू प्लस टाइम्स ऑफ π/4। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर हम डालेंगे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू √ऑफ a की वैल्यू 1 लिखना है, सो 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 1 हो गया 1 इंटू कॉस ऑफ, देखिए माइनस φ1 माइनस φ2 अगर मैं लिख रहा हूं सो माइनस ऑफ π/4 माइनस ऑफ π/4 माइनस प्लस टाइम π/4, φ2 कितना है π/4, तो माइनस π/4 माइनस π/4 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ π/2। एंड कॉस माइनस π/2 हो चाहे कॉस π/2 हो, वैल्यू तो 0 ही आएगी। सो अल्टीमेटली r बिकम्स इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 प्लस ये हो गया पूरा 0।
सो वी कैन राइट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले से हम आंसर ला सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ स्टेशनरी वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 10 इंटू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 4 into cos of 20 pi t where x and y are expressed in centimeter and t is in second. डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज, अब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड कितना होता है, वो होता है लैम्बडा बाय 2। तो हमें बेसिकली लैम्बडा बाय 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और लैम्बडा बाय 2 को फाइंड करने के लिए सबसे पहले लैम्बडा फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन में देखिए साइन ऑफ के एक्स की वैल्यू देकर रखी है। के एक्स कितना दिख रहा है मुझे, पाई बाय 4 इंटू एक्स। तो भैया के कितना है, के इज पाई बाय 4, और हम जानते हैं के इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्बडा विच इज नथिंग बट पाई बाय 4। पाई पाई कैंसल, तो भैया लैम्बडा कितना हो गया, 8 हो गया, और हमें चाहिए लैम्बडा बाय 2। सो 8 बाय 2 अगर आप करोगे तो 4 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा बाय 2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है, अ स्टेशनरी साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज। तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी देखिए है n is equal to 165 hertz. If the speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकंड, तो v देकर रखा है 330 मीटर पर सेकंड। फिर क्या पूछा है, देन द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड। नोड और एडजेसेंट एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाय 4। तो हमें लैम्बडा बाय 4 कैलकुलेट करना है, बट लैम्बडा फाइंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू देकर रखी है, v की वैल्यू देकर रखी है, v नो v इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो भैया लैम्बडा इज नथिंग बट v बाय n। चलो फट से पुट करेंगे, लैम्बडा v इज हाउ मच, 330 राइट, n इज हाउ मच 165। अब 165 1 जा 165, 165 2 जा 330। सो लैम्बडा इज हाउ मच, दिस इज 2। अब देखो ये जो 330 मीटर पर सेकंड दिया है, सो लैम्बडा जो है हमारे पास वो मीटर में आया है, इट इज 2 मीटर एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि v की वैल्यू मीटर पर सेकंड में है। तो नाउ लैम्बडा इज 2 मीटर, तो लैम्बडा बाय 4 कितना हो जाएगा, 2 मीटर बाय 4 इज हाउ मच, दैट इज 0.5 मीटर। सो लैम्बडा बाय 4 वुड बी 0.5 मीटर विच इज नथिंग बट 50 सेंटीमीटर। इन टर्म्स ऑफ इट इज 50 सेंटीमीटर। तो डी की ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड। A string of 120 centimeter long is fixed at one end. The other end is moved up and down with the frequency of 20 Hz. On a stationary wave, 4 loops are formed. The speed of progressive wave which moves along the string is, अब देखो लेंथ देकर रखी है L is equal to 120 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट 1.2 मीटर। इसको यहाँ पर उन्होंने एक एंड पर फिक्स करके ऐसे रखी है, और बोला है जो अदर एंड है इट इज मूव्ड अप एंड डाउन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज। तो ये दूसरे एंड को इन्होंने अप एंड डाउन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से मूव किया है, तो इसके ऊपर जो वेव तैयार होगी उसकी भी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कितनी होगी, 20 हर्ट्ज ही होगी, क्योंकि सोर्स की फ्रीक्वेंसी हर पॉइंट पर सेम होती है पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी जितना ही। ठीक है, सो एन इज 20 हर्ट्ज, लेंथ देकर रखी है 1.2 मीटर। आगे क्या बोला है, ऑन अ स्टेशनरी वेव 4 लूप्स आर फॉर्म। तो यहाँ पर कितने लूप फॉर्म हुए हैं ऐसे वो बोल रहा है, 4 लूप फॉर्म हुए हैं। 4 लूप फॉर्म हुए हैं, मतलब अगर लैम्बडा के टर्म में बात करें सो दिस एल इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा, क्योंकि दो लूप से मिलकर एक लैम्बडा बनता है। 4 लूप मीन्स 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा, सो एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। आगे क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विथ विच द वेव वुड मूव अलॉन्ग द स्ट्रिंग। तो v पता करना है, हम जानते हैं v इज नथिंग बट n लैम्बडा। तो n की वैल्यू तो है हमारे पास 20 हर्ट्ज, लैम्बडा इज नथिंग बट लैम्बडा कितना आ जाएगा l बाय 2। सो आई एम राइटिंग l की वैल्यू इज 1.2 मीटर, सो 1.2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। सो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, दिस वुड बी 10 राइट। सो आंसर वुड बी 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो हमने मीटर में काउंट की है। सो 12 मीटर पर सेकंड, और आंसर किस में दिए हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 12 मीटर इज व्हाट, 1200 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। A string fixed at both the ends forms standing wave with node separation of 5 सेंटीमीटर। अब देखो नोड सेपरेशन बोला है, दो नोड के बीच में डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाय 2, वो दिया है उन्होंने 5 सेंटीमीटर का। तो लैम्बडा कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, अगर मीटर में चाहिए तो। नाउ लेट्स मूव अहेड। इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग इज 2 मीटर पर सेकंड, v इज
2 मीटर पर सेकंड। क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन। ये तो बिल्कुल चिल्लर प्रॉब्लम है। वी नो v इज नथिंग बट n लैम्बडा, सो n भैया v अपॉन लैम्बडा। सो v की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, लैम्बडा इज हाउ मच? 10 into 10 to the power minus 2, so that is it would be 2 into 10 to the power 2 हो जाएगा ऊपर, that would be 200 divided by 10, that is 20 hertz. So 20 hertz would be my answer for frequency. Now let's move ahead. क्या दिया है भैया next question? For a stationary wave y is equal to 16 sin of pi x upon 16 into cos of 4t pi t। तो cos of ओमेगा t के फॉर्म में दिया है और sin of kx के फॉर्म में इक्वेशन मेंशन्ड है। The distance between the node and the successive antinode is। तो distance between node and successive antinode कितना होता है? लैम्बडा बाय 4 होता है। इसको फाइंड करना है तो लैम्बडा कैसे फाइंड करेंगे? kx के इक्वेशन से। तो kx का इक्वेशन है भैया kx इज हाउ मच? पाई अपॉन 16, हियर इट इज x। तो k कितना आया है? k इज पाई बाय 16, but k is nothing but 2 pi by lambda, so 2 pi by lambda is nothing but pi by 16, pi cancel, so ये हो गया 16 into 2 that is 32। तो भैया lambda is my 32, but हमें lambda चाहिए क्या? नहीं, lambda by 4 चाहिए, तो इसको lambda by अगर 4 करेंगे तो 32 डिवाइड बाय आप 4 कीजिए, कितना हो जाएगा? 4, दिस इज 8। तो आंसर वुड बी lambda by 4 is what? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, so option D is the correct option। distance between a node and successive antinode पूछा था। चलो नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन? Two waves of same frequency n are approaching each other with same velocity of 12 meter per second। so v की वैल्यू है 12 मीटर पर सेकंड along the same linear path and interfere the distance between two consecutive node। अब distance between two consecutive node is what? lambda by 2। v देकर रखा है और कुछ दिया है क्या? सेम फ्रीक्वेंसी n बोला है। सो देखिए v इज नथिंग बट n लैम्बडा होता है, तो भैया लैम्बडा इज व्हाट? v अपॉन n हो गया। बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग लैम्बडा बाय 2 बिकॉज वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड। तो इसको अगर मैं लैम्बडा बाय 2 करता हूं तो ये हो जाएगा v बाय 2n, राइट। अब देखो v की वैल्यू देकर रखी है 12, सो 12 बाय 2 टाइम्स ऑफ n इज नथिंग बट माय लैम्बडा बाय 2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 बाय n। सो आंसर इज डी, ऑप्शन डी, 6 बाय n। चलिए आगे बढ़ते हैं। A stationary wave is formed having 3 nodes along the length of a string 90 centimeter। तो स्ट्रिंग की लेंथ देकर रखी है L is 90 सेंटीमीटर, दैट इज 0.9 मीटर। आगे बोला है द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, उन्होंने साथ में बोला था 3 नोड्स है, तो 3 अगर नोड्स होंगे तो एंड पर 2 नोड्स हो गए, बीच में एक नोड हो गया। सो यहाँ पर इस तरीके से 2 एंटी नोड बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज माय एंटी नोड्स। आपको पूछी है वेवलेंथ। अब देखो भैया 3 नोड 2 एंटी नोड है, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये एक वेवलेंथ बताता है। तो यहाँ पे L इज नथिंग बट लैम्बडा, तो बेसिकली लैम्बडा की भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 सेंटीमीटर, विच इज माय ऑप्शन सी। ठीक है, चलो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। A stationary wave is represented by y is equal to 12 cos of kx के फॉर्म में दिया है and k is pi by 6 here, omega t is 8 pi, right? Omega 8 pi into t, where x and y are in centimeter and t is in second, the distance between two successive antinode। अब two successive antinode मतलब लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस हमें पता करना है, ठीक है। चलो लैम्बडा कैसे पता करेंगे? सो kx इज गिवन एज पाई बाय 6 into x, तो k इज बेसिकली हो गया पाई बाय 6 विच इज 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू पाई बाय 6, पाई कैंसल, सो लैम्बडा इज हाउ मच? इट इज 12। We have been asked to find lambda by 2 and lambda by 2 would be 6 centimeter. So option C is the correct option। ठीक है, distance between two successive antinode। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? A standing wave is formed between 2 points separated by a distance of 1.21 angstrom। There are 3 nodes and 2 antinodes। The wavelength of standing wave is। अब स्टैंडिंग वेव 2 पॉइंट के बीच में बनी है जिसका लेंथ देकर रखा है 1.21 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 1.21 into 10 to the power minus 10 मीटर। बोले है कि 3 नोड्स है, 3 नोड है, मतलब हमेशा एंड पर क्या फॉर्म होंगे? नोड फॉर्म होंगे। अगर कोई स्ट्रिंग जैसा मीडियम में ले रहा हूं तो बाउंड्री कंडीशन पर हमेशा नोड फॉर्म होते हैं। तो नोड्स बीच का भी नोड हो गया, तो बचे क्या है? एंटी नोड्स। कितने एंटी नोड्स होंगे? देयर विल बी
टू एंटीनोड्स पूछा क्या है, द वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब भैया वेवलेंथ तो यहाँ पर देख पा रहा हूं मैं, दो लूप से मिलकर बनती है एक वेवलेंथ, एंड टू लूप्स आर ऑक्यूपाइंग लेंथ इक्वल टू 1.21 एंगस्ट्रॉम। सो लैम्बडा भी कितना हो गया, 1.21 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड। A transverse wave y is equal to 2 into sine of 0.01x plus 30t moves on a straight string from one end to another end in 0.5 second. If x and y are in centimeter and t time is in second, then the length of string is। देखो ये मान लो लेंथ है स्ट्रिंग की वन एंड टू अदर एंड। यहां से अगर कोई ट्रांसवर्स वेव निकल रही है तो वो कह रहे हैं कि स्मॉल टी टाइम कितना दिया है, 0.5 सेकंड, दैट इज 1/2 सेकंड। 1/2 सेकंड में वन एंड से सेकंड एंड तक वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर मैं स्ट्रिंग की लेंथ को L बोलूं तो कैन आई से V इज नथिंग बट L डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम T, राइट। तो हमें पूछा क्या है आगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब लेंथ पूछा है तो बेसिकली आई कैन राइट L इज नथिंग बट V इंटू टी। चलो ये बात क्लियर है। अब देखो T पता है, V पता है क्या नहीं, तो V कैसे निकालेंगे। तो हमें जो एक्सप्रेशन दिया है वहां से देखिए kx में k की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू पता चलती है। k कितना है, k इज 0.01, दैट इज आई कैन राइट 1 into 10 to the power -2, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा गिवन एज 30, राइट। चलो अब v क्या होता है, हम जानते हैं k इज नथिंग बट ओमेगा अपॉन v, तो v वुड बी इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। ठीक है, सो v के बजाय हम ओमेगा अपॉन k लिखेंगे। नाउ आई कैन राइट L इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, L इज इक्वल टू V इज ओमेगा अपॉन k इंटू टी। तो चलो ओमेगा इज 30, k इज 1 इंटू 10 टू द पावर -2, ऊपर चले जाएगा तो 10 टू द पावर +2 होगा, इंटू टी की वैल्यू है 0.5, दैट इज 1/2, 2 1 जा 2 एंड दिस वुड बी 15 2 जा 30, दैट इज 15 इंटू 10 टू द पावर 2, दिस इज L। तो ये आएगा सेंटीमीटर में, ये आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि x की वैल्यू जो है इन्होंने किस में दिया है, x एंड y आर इन सेंटीमीटर, तो L भी आ गया सेंटीमीटर में, इसलिए L को हम लिखेंगे 15 मीटर। 10 टू द पावर 2 को अगर मैं निगेट कर दूं तो दैट वुड बी 15 मीटर, विच इज माय ऑप्शन सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली सीईटी का जो पार्ट है रिगार्डिंग स्टेशनरी वेव्स अब वो खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वहां पर हम हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स को पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द सीईटी पर्सपेक्टिव। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।